हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज। आज का टॉपिक जो हमारे पास रहने वाला है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स भी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज। जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 है, वो भारत को किस रूप में वर्णित करता है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, कॉन्फेडरेशन या फिर रिपब्लिक ऑफ स्टेट्स। देखिए, जो आर्टिकल 1 है वो जो इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें वो रटा होना चाहिए। तो आर्टिकल 1 की वर्डिंग क्या बोलती है? इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो यहाँ पे हमारे पास नाम बताया गया है हमारे देश का, एक तो इंडिया बताया गया है और दूसरा भारत बताया गया है। इन दो के अलावा कोई भी नाम जो है तीसरा मेंशन नहीं है। अगर आपसे पूछे कि हिंदुस्तान क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन है, तो उसका आंसर क्या होगा? नहीं। सिर्फ दो ही हमारे पास ऑफिशियल नेम्स हैं हमारी कंट्री के, इंडिया और भारत। दूसरी बात ये बोलता है कि इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत क्या है? एक यूनियन है किनका? राज्यों का। तो हमने जो शब्द इस्तेमाल कर सकते थे, दो इस्तेमाल कर सकते थे, या तो फेडरेशन इस्तेमाल कर सकते थे या फिर यूनियन इस्तेमाल कर सकते थे। जो फेडरेशन शब्द है ना, वो इस तरह इस्तेमाल किया जाता है जहां पर स्टेट्स के पास ज्यादा अथॉरिटी हो। ठीक है, स्टेट्स कभी भी जो उनका संघ है उससे सेपरेट हो सके। बट यहाँ पे इंडिया में यहाँ वो चीज जो है अवेलेबल नहीं है। इंडिया का जो यूनियन है वो किसी एग्रीमेंट पे बेस्ड नहीं है जैसे यूएसए का है। इसी वजह से हमने क्या इस्तेमाल किया? यूनियन शब्द इस्तेमाल किया। तो आर्टिकल 1 में क्या दे रखा है? यूनियन ऑफ स्टेट्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर्टिकल डील विद द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। यहाँ पे आपने एडमिशन शब्द पे ध्यान देना है। देखो, प्रवेश, जब भी प्रवेश आएगा तो उसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 2। देखो, हमारे पास आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 4 है। जो आर्टिकल 1 है वो तो सिर्फ नाम बताता है और बताता है कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक। अब दूसरी बात ये है, दूसरा जो आर्टिकल बोलता है कि जो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसमें हम कोई भी टेरिटरी बाहर से एंटर करवा सकते हैं। जो भी फॉरेन टेरिटरी होगी, जो अभी तक हमारे साथ नहीं अटैच, उसको भी हम एंटर करवा सकते हैं अगर वो एंटर होना चाहे। जैसे कि हमारे पास इसका एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलता है, जो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हमें देखने को मिलता है। हमने सिक्किम को क्या बना लिया था? फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया था हमारी यूनियन का। आज जो हम सिक्किम देखते हैं ना, ये पहले हमारी यूनियन का पार्ट नहीं था। पहले हमने इसको 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या बनाया? एसोसिएट स्टेट बनाया। उसके बाद 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमें इसको क्या बना दिया? ए स्टेट ऑफ द यूनियन। ठीक। और आर्टिकल 3 के बारे में भी बता देता हूँ। आर्टिकल 3 जो बोलता है ना, आर्टिकल 3 बोलता है कि जो यूनियन है हमारे पास, जो इंडिया है, उसमें क्या है? बड़े सारे स्टेट्स हैं और पार्लियामेंट को क्या किया गया? एम्पावर किया गया है। वो किसी भी स्टेट को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। ठीक है, दो स्टेट्स को ज्वाइन कर सकता है, या फिर उनकी बाउंड्री चेंज कर सकता है, या फिर उनका नाम भी बदल सकता है। तो ये चीजें जो है हमारे पास दे रखी हैं। अब यहाँ पे क्या शब्द था? एडमिशन शब्द था। तो इस वजह से हमने कौन सा आर्टिकल चूज किया? आर्टिकल नंबर 2, क्योंकि वही बोलता है कि कोई भी फॉरेन टेरिटरी को हम अपना हिस्सा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? 2026 की बात करें, 2026 में इस समय हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं? 28 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया करंटली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 8। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट? अब यहाँ पे एडमिशन की बात नहीं कहेगी, तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 हमें एम्पावर करता है क्या करने के लिए? एक नए स्टेट फॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शेड्यूल 1 मेंशंस द नेम ऑफ। शेड्यूल 1 में किसके नाम दे रखे हैं? अकेले राज्यों के, अकेले केंद्र शासित प्रदेशों के, या फिर स्टेट्स एंड यूनियन दोनों के, या जिलों के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टेट्स एंड यूटी। थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक तो है पार्ट 1, ठीक है, भाग 1, जिसमें हमारे पास यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। अब जैसे जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 बोलता है कि इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब वहां पे यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द इस्तेमाल किया गया है, पर ये थोड़ी पता स्टेट कौन कौन से हैं। तो स्टेट के बारे में कौन कौन से स्टेट है वो कहाँ लिखे गए हैं? वो शेड्यूल 1 में लिखे हैं। जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश क्या है? एक स्टेट है। ठीक है, स्टेट का मतलब यहाँ पे दोनों कवर कर रहे हैं, यूटी भी, मतलब जितनी भी टेरिटरी है सारा ही। तो हिमाचल है, पंजाब है, इसी तरह हमारे पास दिल्ली भी है। ठीक है, दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये सारी चीजें लिखी कहाँ है? ये जैसे हिमाचल है, हिमाचल में क्या क्या चीजें आती हैं? ठीक है, ये कहाँ लिखा है? ये सारी चीजें आर्टिकल 1 में नहीं लिखी हुई। ये कहाँ लिखी हुई है? ये शेड्यूल 1 में लिखी हुई है। जो हमारी अनुसूची 1 है वहां पे ये सारी लिस्ट दी रखी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, शेड्यूल 1।
क्वेश्चन नंबर 7, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वाज क्रिएटेड इन, लद्दाख कब बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2019 में। तो जो हमारी लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? 31 अक्टूबर 2019 में। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, रिसेंट है, तो आप डेट भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट वाज डिवाइडेड फ्रॉम तेलंगाना, तेलंगाना से कौन सा स्टेट जो है अलग, विच स्टेट वाज डिवाइडेड टू फॉर्म तेलंगाना, तेलंगाना को बनाने के लिए कौन सा स्टेट अलग किया गया था? तो हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र का जो तेलंगाना है, तेलंगाना की फॉर्मेशन कब हुई थी? 2014 में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 3 अलाउ पार्लियामेंट टू, आर्टिकल 3 किस चीज के लिए अलाउ करता है? अल्टर द बाउंड्रीज, यस। चेंज द नेम ऑफ स्टेट्स, नाम बदल सकते हैं, यस। और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो ये सारी चीजें सही हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, इनमें से कौन सी एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, सिक्किम, दिल्ली या सिक्किम। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 से हमने क्या किया था? सिक्किम को फुल फ्लैश स्टेट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव वर मर्ज्ड इन, इनको कब मर्ज किया गया? ये दोनों जो है पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, अब इनको मर्ज करके क्या बना दिया गया है? एक बना दिया गया है। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था सी 2020 में। अगर आप पूरी डेट याद रखना चाहते हैं तो 26 जनवरी 2020 याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, विच आर्टिकल मेक लॉ रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, अभी तक हमने 1 2 3 4 में 3 तक कर लिए थे। यूनियन ऑफ स्टेट, 2 में क्या है? कोई फॉरेन टेरिटरी एंटर करवा सकते हैं। तीसरा क्या है? पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी तरह से जो नाम है, बाउंड्री है, वो चेंज चेंज कर सकता है। फोर्थ क्या बोलता है? फोर्थ ये बोलता है कि यदि कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है आर्टिकल 2 और 3 को यूज करके, ठीक है, तो ये एक सप्लीमेंट ही कर रहा है उनको। तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है? अगर कोई भी चेंज किया जाता है आर्टिकल 2 या 3 को लेके, इसकी वजह से जो चेंज आएगा वो किस में आएगा? एक तो शेड्यूल 1 में आएगा। मान लो एक आपने नई टेरिटरी एंटर करवाई, तो ऑब्वियस सी बात है आपको लिस्ट भी अपडेट करनी पड़ेगी, तो आप शेड्यूल 1 चेंज करेंगे। अब इससे साथ में क्या होता है? शेड्यूल 4 भी चेंज होता है। अब शेड्यूल 4 में क्या दे रखा है? सीट्स ऑफ राज्यसभा की, कौन सी जगह से कितनी कितनी राज्यसभा की सीट्स आएंगी, ये भी चेंज होता है। अब ये बोल रहा है कि जब भी आर्टिकल आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि जब भी आप आर्टिकल 2 या 3 की वजह से कोई चेंज करोगे, जिसकी वजह से शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 भी चेंज होंगे, तो ये जो चेंज है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अगर इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मानेंगे तो जो चीज है वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसी वजह से उसे सिंपल करने के लिए क्या बोला गया? अगर आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी चेंज आता है, आर्टिकल 2 और 3 की वजह से कोई चेंज आता है शेड्यूल 1 और 4 में, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ क्या बोला गया है? रीऑर्गेनाइजेशन नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आर्टिकल नंबर 4 ये बात बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, हम डिस्कस कर चुके हैं, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज जो है इसमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट वाज फाउंड मोस्ट रिसेंटली, सबसे रिसेंटली कौन सा बना है इनमें से? तो तेलंगाना 2014 में बना था। बाकी ऑप्शन क्या दे रखे हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या झारखंड। ये तीनों जो हैं सन 2000 में बने थे। ठीक, अगर तो एग्जामिनर आपसे खुंदस निकालना चाहे तो वो ये भी पूछ लेता है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड में, इन तीनों में से पहले कौन बना था? ये तीनों सन 2000 में ही बने। आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, मान लो अलाइड का पेपर दे रहे हैं तो वहाँ क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि पहले कौन सा बना था। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। मैं तो इस तरह याद रखता हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, उत्तरांचल एंड झारखंड। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ किससे निकाला गया था? मध्य प्रदेश से। और झारखंड किससे ड्राइव किया गया था? बिहार से। बिहार से अलग किया गया था। और उत्तरांचल यूपी से। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, उत्तरांचल यूपी और झारखंड बिहार से, तो इस तरह से अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 1 to 4 इंक्लूड विच पार्ट, तो कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 16, द पार्लियामेंट कैन चेंज नेम ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल नंबर 3, विच यूटी हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन सी यूटी में विधानसभा भी है? तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या लद्दाख। तो आंसर क्या होगा? पुडुचेरी। तो हमारे पास जो है सिर्फ 3 ही यूटीज ऐसी हैं जिनमें हमारे पास क्या देखने को मिलती है? हमें विधानसभा देखने को मिलती है। एक तो दिल्ली, एक तो पुडुचेरी, और एक है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर।
और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किसको अलाउ किया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली, तो पुडुचेरी जो है सबसे पुरानी और सबसे पहली यूटी है जिसमें अलाउ की गई थी। दिल्ली में 1991 में अलाउ की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जम्मू कश्मीर वाज रीऑर्गेनाइज्ड अंडर विच एक्ट? जम्मू कश्मीर किस एक्ट के अंडर रीऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो 31 अक्टूबर 2019 डेट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिकल 2 डील्स विद, आर्टिकल 2 किससे डील करता है? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच बॉडीज ओपिनियन इज रिक्वायर्ड बिफोर अल्टरिंग अ स्टेट बाउंड्री? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या गवर्नर? किस बॉडी का ओपिनियन जरूरी है अगर स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है? एक बार हम जो है समझ लेते हैं कि जो अगर हमें सीमा चेंज करनी होती है किसी भी राज्य की, तो करते कैसे हैं एक्चुअली। देखो, अगर हमें कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको राज्यसभा या लोकसभा में कहीं पे भी इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको पास किया जाता है, वहां से वो किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ठीक है, यही एक सिंपल प्रोसीजर होता है। बट जब भी स्टेट किसी भी जब भी पार्लियामेंट किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करना चाहता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। नॉर्मल बिल्स में क्या होता है? प्रेसिडेंट का अप्रूवल लास्ट में लिया जाता है, बट इसमें क्या है? इसमें ये है कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल क्या होगा? सबसे पहले होगा। फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इस बिल को जो स्टेट्स हैं वहां भेजेंगे। किस चीज के लिए? जस्ट फॉर व्यू, कि आप देख लो, अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप वो बता दो हमें। ठीक, ये जो व्यू होता है ये मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब बाइंडिंग नहीं होता है। ये सिर्फ क्या है? जस्ट रिकमेंडेशन है, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो इसे मान सकते हैं, ना चाहे तो नहीं मान सकते हैं। मान लो हिमाचल का बंटवारा करने चाह रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको भेजा जाएगा कि देखो हम ये सोच रहे हैं कि इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो आप देख लो क्या आप इसके बारे में सोचते हैं। तो हिमाचल प्रदेश वाले जो है एक रिक्वायर्ड टाइम में ये बताएंगे कि हमारे ये व्यूज हैं, आप कर दो, नहीं करो, या फिर ये चेंजेस कर लो, तो वो सारी चीजें होंगी। फिर ये बिल जो है वापस कहाँ आएगा? यहाँ प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा। फिर ये जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी। ठीक, उसके बाद क्या है? वहां पे पार्लियामेंट में इसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी मेजोरिटी जो है रिक्वायर्ड होती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल के लिए। तो सिंपल मेजोरिटी के साथ इस बिल को पास करके क्या कर दिया जाता है? एक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है विच बॉडीज ओपिनियन इज रिक्वायर्ड बिफोर अल्टरिंग द स्टेट बाउंड्री? तो सबसे पहले किसका ओपिनियन चाहिए होता है? स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 3? ए, स्टेट कंसेंट इज मैंडेटरी, तो ये बात सही है। पार्लियामेंट कैन एक्ट यूनिलेटरली, यूनिलेटरली का मतलब होता है कि अपने आप से ही, स्वयंभू। ठीक है, तो ये तो आंसर गलत है। सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल नीडेड, ये भी गलत है। रेफरेंडम रिक्वायर्ड, ये भी गलत है। रेफरेंडम होता है लोगों से पूछना, वहां वोट करवाना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टेट कंसेंट इज मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर आर्टिकल 3 प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट प्रपोजल, मस्ट रेफर बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, डायरेक्टली फॉर्म न्यू स्टेट, या फिर अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि जो हमारा बिल है वो स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करना क्या है? मैंडेटरी है। क्वेश्चन नंबर 23, क्रिएशन ऑफ तेलंगाना वाज बेस्ड ऑन विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल के तहत तेलंगाना जो है फॉर्म किया गया था? अब देखिए, सिक्किम एक बाहर की फॉरेन टेरिटरी थी जिसको एंटर करवाया गया था, वो किस में आती है? आर्टिकल नंबर 2 में आती है। बट जो तेलंगाना है ऑलरेडी जो आंध्र प्रदेश है उसमें से काट के बनाया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24, विच एक्ट रीऑर्गेनाइज स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? भाषा के आधार पर कौन से एक्ट से रीऑर्गेनाइजेशन की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। एक्चुअली हुआ क्या था? जैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद से जो हमारा स्टेट्स थे ना वो चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए थे। पार्ट ए बी सी डी, जैसे आपने सुना होगा कि हिमाचल वॉज द पार्ट सी स्टेट। ठीक है, और जितने भी हमारे आइलैंड्स वगैरह आते थे वो पार्ट डी में थे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे लोगों में डिमांड बढ़ी कि हमें जो है भाषा के आधार पे इस तरह से बांटा जाए, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है डिमांड्स आने लगी। ठीक, फिर 1952 में जो है बड़े ज़्यादा वायलेंस हुआ आंध्र प्रदेश में। ठीक, पोटी श्रीरामल्लू जो है उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद 1953 में पहली बार क्या किया गया? लैंग्वेज के आधार पर एक स्टेट बनाया गया जिसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। उसको रीऑर्गेनाइज्ड किया गया। ठीक,
तो जब आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिकॉग्नाइजेशन दे दी गई, उसके बाद और स्टेट्स भी डिमांड करने लगे। फिर फाइनली जो है 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आया गया, जिसके अंदर ये वाला जो सिस्टम था एबीसीडी वाला, इसको खत्म कर दिया और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। 14 जो है हमारे पास स्टेट्स बने थे उस समय, और 6 क्या बनी थी, यूनियन टेरिटरी। आपने सुना होगा कि हाँ 1956 में हिमाचल क्या बन गया था, यूनियन टेरिटरी। तो वो कैसे बना था, इसी तरह बना था। सिक्स, ये जो 6 यूनियन टेरिटरीज थी उन्हीं में से एक यूनियन टेरिटरी कौन थी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, विच आर्टिकल सप्लीमेंट आर्टिकल नंबर 3। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आर्टिकल नंबर 4 सप्लीमेंट करता है आर्टिकल नंबर 3 और 2 को। क्वेश्चन नंबर 26, पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 3 शो इंडिया इज। इंडिया को क्या दिखाता है आर्टिकल नंबर 3, रिजिड फेडरेशन, यूनिटरी स्टेट, फ्लेक्सिबल फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन। तो इनकी मतलब समझने चाहिए हमें सबसे पहले। रिजिड फेडरेशन, फेडरेशन जो शब्द है मैंने बताया जहां पर स्टेट्स और स्टेट्स के पास पावर ज्यादा होती है और स्टेट्स एक एग्रीमेंट करके जो है इकट्ठी रह रही होती है, जब भी वो चाहें अलग अलग हो सकती है। और रिजिड फेडरेशन तो हमारा है नहीं, ठीक। यूनिटरी स्टेट, ध्यान रखेंगे, यूनिटरी स्टेट क्या होगा, यहाँ पे सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कंप्लीटली सेंटर के पास सारी पावर होगी। बट ध्यान में रखेंगे हमने सिर्फ नाम यूनियन इस्तेमाल किया है, एक्चुअल में हम कभी भी यूनिटरी स्टेट नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे शेड्यूल 7 है जो कि क्या बोलता है कि डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात करता है। तो हम कभी भी यूनिटरी स्टेट नहीं बोलेंगे हम अपने आप को, ठीक है, रिजिड तो हम है ही नहीं। तो हम यहाँ पे कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्फेडरेशन भी इसी तरह का होता है जहाँ पे स्टेट्स जो है कभी भी अलग हो सकती हैं अपने यूनियन से। तो राइट आंसर क्या होगा, फ्लेक्सिबल फेडरेशन, कि हम फेडरेशन तो है, ठीक है, बट फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे अंदर। जो हमारा इंडिया एज ए यूनियन वो तो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसे नहीं तोड़ा जा सकता। बट जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं, उनको तोड़ा जा सकता है। आप उनका नाम चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच शेड्यूल इज इफेक्टेड बाय रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो हमने डिस्कस किया है शेड्यूल 1 और 4 जो है चेंज होते हैं रीऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का मेथड नहीं है। मर्जर कर सकते हैं, दो को मिलाना, डिवीजन कर सकते हैं, तोड़ना, सेशन, सेशन जो शब्द है ना ये इस्तेमाल होता है कि अगर हम अपनी टेरिटरी किसी और को दे दें, किसी फॉरेन स्टेट को दे दें। जैसे बीरूबारी केस में हुआ था, ठीक है, हमने जो बीरूबारी जगह है वो किसको देनी चाहिए थी, पाकिस्तान को देनी चाहिए थी। इसी तरह से हमने अपने कुछ एनक्लेव्स थे वो किसको ट्रांसफर करे थे, बांग्लादेश को ट्रांसफर करे थे 2015 में। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन तो एक वही होता है कि जैसे नॉमिनेट करते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, तो कौन सा यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का मेथड नहीं है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोग जो है चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आस्किंग फॉर ओपिनियन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 3 इज। बाइंडिंग है नहीं, मैंने आपको बताया। मैंडेटरी है बट नॉट बाइंडिंग, सही है। ऑप्शनल है नहीं, जुडिशियल है नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मैंडेटरी बट नॉट बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 30, विच आर्टिकल अलाउ पार्लियामेंट टू अल्टर एरियाज ऑफ स्टेट, आर्टिकल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31, विच यूटी वाज ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस एज एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इसकी फुल फॉर्म जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो ये किसको बोला जाता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, दिल्ली। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 हुआ था, उसके तहत जो दिल्ली है उसमें विधानसभा स्टार्ट की गई थी और उसको डेजिग्नेट किया गया था एज अ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीआर अलग है, एनसीटी अलग है। क्वेश्चन नंबर 32, रीऑर्गेनाइजेशन लॉ आर पास्ड बाय, कैसे पास किए जाते हैं, सिंपल मेजोरिटी से पास किए जाते हैं रीऑर्गेनाइजेशन लॉ। क्वेश्चन नंबर 33, विच आर्टिकल प्रोवाइड द लॉ अंडर आर्टिकल 3 आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आर्टिकल 4 बोलता है ये चीज की जो हमारे पास चेंजेस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है। स्टेट हैव राइट टू सीड, सीड का मतलब होता है अलग हो जाना, तो ये नहीं है। पार्लियामेंट कैन चेंज स्टेट बाउंड्रीज, बिल्कुल सही है। यूटी आर मेंशनड इन फर्स्ट शेड्यूल, सही है। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टेट्स हैव राइट टू सीड। क्वेश्चन नंबर 35, विच पावर रिफ्लेक्ट इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन बट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो किस आर्टिकल में दिखाई देता है कि यूनियन जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, यूनियन ऐसा ही रहेगा, बट स्टेट्स को जो है आगे पीछे किया जा सकता है। तो ये कौन बताता है, आर्टिकल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36, विच केस अपहेल्ड पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज स्टेट। तो कौन सा जो हमारे पास
केस है जिसमें ये बोला गया था कि पार्लियामेंट के पास जो है जो पावर है रीऑर्गेनाइजेशन की वो लिमिटेड है। ठीक। अब केशवानंदा भारती केस ये क्या बोलता था, ये तो बोलता था कि जो प्रेम्बल है वो पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसे अमेंड किया जा सकता है बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को हिला नहीं सकते। जो बीरूबारी केस है ये बोलता है हमारे पास, इसमें क्या बोला गया था, इसमें ये 1960 का केस है। जो जवाहरलाल नेहरू है, एक्चुअली वो एक जगह थी बीरूबारी, उसको ट्रांसफर करना चाहते थे पाकिस्तान को। ठीक। बट सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें रोक देता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है जो आर्टिकल 2 है वो फॉरेन टेरिटरी को एंटर करने की परमिशन दे रहा है, अपनी टेरिटरी किसी फॉरेनर कंट्री को देने की जो है परमिशन नहीं देता। ठीक। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, आप सिंपली आर्टिकल 2 यूज करके इसको नहीं कर सकते। तो बीरूबारी केस जो है अपहेल्ड करता है पार्लियामेंट की पावर को। क्वेश्चन नंबर 37, विच यूटी डज नॉट हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन सी यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, चंडीगढ़ में नहीं है, अंडमान निकोबार में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में एक्चुअली क्या बोलते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। जैसे स्टेट्स में क्या लगाए जाते हैं, गवर्नर लगाए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उसी तरह जो हमारे पास यूटीज होती हैं वहां पे क्या लगाए जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। जो हमारी चंडीगढ़ है उसमें क्या लगाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाते हैं। और मजे की बात ये है जो गवर्नर ऑफ पंजाब होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, हमारे एक्स ऑफिशियो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं चंडीगढ़ के। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, द टर्म यूनियन वाज प्रेफर्ड ओवर फेडरेशन, यूनियन ने इस्तेमाल कर लिया, फेडरेशन इस्तेमाल नहीं किया, क्यों? हिस्टोरिकल रीजंस है, बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे पास, सही। नो सेशन राइट, वो बाहर नहीं जा सकते, ये भी सही। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 39, विच रीऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट इन्वॉल्व लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर कौन सा रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन जो है नहीं है? आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, महाराष्ट्र का, गुजरात का। मैंने आपको बताया 1953 में सबसे पहला जो भाषा के आधार पर राज्य बना था वो था ही आंध्र प्रदेश। ठीक है। जैसे महाराष्ट्र है या फिर गुजरात है, ये भी जो है भाषा के आधार पर ही सेपरेट किए गए थे, रीऑर्गेनाइज किए गए थे। जो तेलंगाना है ये जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं हुआ है। एक्चुअली जो तेलंगाना है वो किससे बनाया गया, आंध्र प्रदेश से ही बनाया गया 2014 में। और दोनों स्टेट्स में जो है तेलुगु बोली जाती है भर भर के। एक्चुअली रीजन क्या था तेलंगाना का, कि जो तेलंगाना के लोग हैं उनको लगता था कि ज्यादातर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो दूसरी साइड हो रहा है, जो हमारा तेलंगाना वाला एरिया है वो जो है पीछे रह जा रहा है डेवलपमेंट में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है या फिर सरकार जो पैसा लगा रही है वो एक ही साइड लगा रही है। ठीक है। तो उस चीज से परेशान होकर उन्होंने जो है आंदोलन किया था, जिसके तहत जो है बाद में इसको क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, विच फीचर इफेक्ट फर्स्ट व्हेन न्यू स्टेट इज क्रिएटेड, कौन सी चीज इफेक्ट होती है जब एक नया स्टेट बनाया जाता है? तो फोर्थ शेड्यूल जो है हमारा इफेक्ट होता है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, सीट्स ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1953? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेक सिक्किम अ फुल फ्लैश स्टेट इन 1975? तो आंसर क्या होगा, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगर आपसे एसोसिएट स्टेट पूछे तो आंसर क्या होगा, 35th अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 43, ऑन विच डेट वाज स्टेट ऑफ झारखंड क्रेव्ड आउट ऑफ बिहार? मैंने आपको पहले बताया जो छत्तीसगढ़ है और हमारे पास उत्तरांचल है और झारखंड है, ये सन 2000 में ही बनाए गए थे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ बनाया गया था, फिर उत्तरांचल और फिर झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 नवंबर सन 2000 को क्या बनाया गया था, झारखंड बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 क्रिएटेड हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? अभी हमने डिस्कस किया था 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। जो हिमाचल प्रदेश था वो किसका पार्ट था, 6 यूनियन टेरिटरीज का पार्ट था उस समय। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ईयर वर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्टुगीज रूल? सन 1947 में हमारे पास जो हमारा इंडिया था वो इंडिपेंडेंट हो गया था, बट ये जो टेरिटरीज थी हमारे पास, जो आइलैंड्स थे या फिर गोवा की जो टेरिटरी थी, ये अभी भी किनके पास थी, पोर्टुगीज के पास थी। तो सन 1961 में हमने जो है इनको लिबरेट करवाया था, किनसे, पोर्टुगीज रूल से। जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। ध्यान में रखेंगे सारी चीजें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1961। विच अमेंडमेंट ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी टू दिल्ली? तो हम डिस्कस कर चुके हैं 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। क्वेश्चन नंबर 47, द 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 इज रिलेटेड टू? मैंने आपको पहले बताया कि हमने क्या किया गया था, हमने कुछ टेरिटरीज जो एनक्लेव्स होते हैं, छोटे छोटे हिस्से होते हैं, वो एक्सचेंज किए थे। कुछ हिस्से जो है किधर गए थे, इंडिया से बांग्लादेश गए थे, और कुछ हिस्से बांग्लादेश से किधर आए थे, इंडिया में आए थे। तो उस चीज को परफॉर्म करने के लिए हमने अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे हमने अपनी जो टेरिटरी है वो किसको दी, एक फॉरेन टेरिटरी को दी। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा। अगर हम एंटर करवाते तो नहीं करना पड़ना था हमें, तो हम सिंपली जो है नॉर्मली उसको आर्टिकल 2 की पावर से क्या कर लेते, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते। बट अब हमें अपनी टेरिटरी ट्रांसफर करनी है एक दूसरे देश को, तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015। तो ये किसके लिए हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन डिड जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम, 31 अक्टूबर 2019। क्वेश्चन नंबर 49, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंटीग्रेटेड गोवा, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी इन 1962। तो किस एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से गोवा, दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरीज जो है बनाया गया था 1962 में। 1961 में इनको लिबरेट करवाया गया, 1962 में इनको एज अ यूनियन टेरिटरी इंटीग्रेट कर लिया गया बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच कमीशन कमेटी वाज फर्स्ट टू ऑफिशियली रेकमेंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। देखो, जो हमारा लिंग्विस्टिक जो भाषा के आधार पर स्टेट बनाने का जो सफर रहा है वो इस तरह रहा है। सबसे पहले धार कमीशन बनाया गया था। एस के धार जो है सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो धार कमीशन ने क्या बोला था कि जो भाषा के आधार पर जो स्टेट्स है वो नहीं बनाए जाने चाहिए। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के अंदर जो है एक कमेटी बनाई गई जिसे जेबीपी कमेटी बोलते हैं। उन्होंने भी ये बोला कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, मतलब इन दोनों कमेटीज ने क्या किया, विरोध किया। फिर फाइनली जब 1952 में आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, वायलेंस हुआ। फिर 1953 में एक स्टेट काफ भी कर दिया गया आंध्र प्रदेश। फिर जो है फैजल अली कमीशन बैठाया गया, इनके साथ दो लोग और थे। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया कि भाषा के आधार पर हमें रीऑर्गेनाइजेशन कर देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। पहली कमेटी कौन थी जिसने रिकमेंड किया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, तो आंसर क्या आएगा, फैजल अली कमीशन 1953। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने पार्ट 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे डिस्कस किए हैं, ठीक है, और मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश की है। होप्स सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस के लिए यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब।